मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ ओइनवार राजवंश, जिसको मैथिल ब्राह्मण राजवंश कहते हैं और इसको सुगौना वंश भी कहा जाता है। यह आपको मिथिला के कर्णाट वंश के जस्ट बाद यह राजवंश शुरू हुआ, जो साहित्यिक योगदान के कारण बहुत जाने जाते हैं। स्थापत्य में भी इनका काफ़ी योगदान है, लेकिन साहित्यिक योगदान इनका परम विशिष्ट है। मैथिली और मिथिला के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये सभी के सभी यशस्वी, वर्चस्वी, मनस्वी राजा हुए। आइए मैं आज एक एक राजा और उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वकृतित्व से संबंधित चीज़ों को आज बतलाने जा रहा हूँ। यह पहला मैथिल ब्राह्मण राजवंश है। पूरे भारत में यह पहला मैथिल ब्राह्मण राजवंश है और इनको श्रोत्रिय मैथिल ब्राह्मण राजवंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विशिष्ट विद्वता के कारण, विशिष्ट विद्वान इस वंश के हुए हैं। इसके कारण इनको सौदपुर गांव मिला और सौदपुर गांव से ये लोग श्रोत्रिय कहलाए। ब्राह्मणों में श्रोत्रिय ब्राह्मण बहुत ही उच्च कुल के माने जाते हैं और उनका जो कृतित्व है वह बहुत ही अच्छा माना जाता रहा है। और संस्कृत में एक श्लोक है, कृतयस्य स जीवति, कृति ही जीता है। तो ये लोग कृति के प्रधान रहे हैं, इसलिए यह पहला मैथिल राजवंश बहुत ही नाम किया। मैं आपको बता रहा हूँ इनके शासक के पूरी क्रमवार मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जयपति ठाकुर जो प्रथम प्रखर व्यक्ति हुए, ये जो है जयपति ठाकुर के बाद हिंग ठाकुर हुए। उसके बाद नाथ ठाकुर हुए, जो लोकल राजा के रूप में जाने जाते रहे और कर्णाट वंश के अधीन रहे। इनको स्कॉलरशिप में आईनी ग्राम मिला, इसीलिए ये आपको ओइनवार कहलाए। यह ओइनवार ये सभी राजवंश जो है ये आइनी गांव के मिलने के कारण ओइनवार कहलाए। इससे पहले मैं आपको कर्णाट वंश के बारे में बतलाए हैं। ये राजवंश जो हैं कर्णाट वंश के अधीन ही काम कर रहे थे। बाद में यह पूर्ण रूपेण ये अपना स्वतंत्रता के रूप में काम करने लगे। मैं आपको बतला रहा हूँ इनके सब संस्थापक और प्रथम जो विशिष्ट व्यक्ति थे वह कामेश्वर ठाकुर थे। एक्चुअली इनका पूरा नाम था कामेश्वर झा नाम था, लेकिन आपको बता देते हैं कर्णाट वंश जो राजपूत वंश था और वह सिंह टाइटल रखे हुए थे, तो ये अपने आप को सिंह को भी समर्पित कर रहे थे। सिंह मीन्स वह आपको कर्णाट वंश से संबंधित होने के कारण सिंह, और इधर से यह कामेश्वर झा अपने टाइटल को बदल करके कामेश्वर झा से कामेश्वर ठाकुर हो गए। तो यह कामेश्वर ठाकुर जो है कर्णाट वंश के अंतिम शासक जो हरि सिंह देव थे, वह 1324 ईस्वी में दिल्ली के शासक गयासुद्दीन तुगलक जो बंगाल से लौट रहे थे जीत करके, तो उसमें कर्णाट वंश के बारे में जाने तो वह उनकी राजधानी जो थी वहाँ पर वह आक्रमण कर दिए और वह आक्रमण करने के कारण यह अपने परिवार के साथ उनसे बचते हुए काठमांडू की ओर रवाना हो गए। इनके मंत्री जो कामेश्वर झा, जो बाद में कामेश्वर ठाकुर से प्रसिद्धि मिली, तो वह कामेश्वर ठाकुर को वह राजा घोषित कर वह चले गए।
तो कामेश्वर ठाकुर की समझिए राजा के रूप में नियुक्ति कर्नाट वंश के अंतिम राजा हरि सिंह देव ने 1324 में घोषणा कर दिए। लेकिन 1-2 साल बड़ा अस्त व्यस्त शासन रहा और उसके बाद से 1326 में ये अपना जो है स्थापना कर लिए और वह नया वंश का नाम ओइनवार राजवंश रहा और वह जो है 1354 ईस्वी तक यह कंटिन्यू रहे। एक बात है, इनकी जो आपको तिथि है उस तिथि में कुछ मतांतर कई विद्वानों के बीच में आता है। तो उस पर मैं तिथि पर और तिथि पूछते भी नहीं है, मैं जस्ट आपको एक, क्योंकि 1324 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद का यह इतिहास है, तो ओइनवार वंश का इतिहास है, तो यह थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अन्य राजाओं के जो डेट है इसमें कई तरह की कंट्रोवर्सी है, उस पर आप लोग बहुत ध्यान नहीं देते हुए जो इनके मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य रूप से बीपीएससी और बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाओं हैं उसमें भी पूछे जाते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उनकी जो मुख्य बातें हैं उस पर ध्यान आप सभी देंगे। चलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। उसके बाद कामेश्वर ठाकुर के बाद भोगेश्वर ठाकुर हुए, जो भोगेश्वर भी कहलाए, भोगेश्वर कहलाए, और उनके बाद जो है ज्ञानेश्वर और गणेश्वर ठाकुर हुए। गणेश्वर ठाकुर के मातहत वह जो है इनके सभासद या पुरोहित भी आप कह सकते हैं थे। आपको विद्यापति के पिताजी पंडित गणपति ठाकुर, यह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही पंडितों में बहुत ही परम विशिष्ट विद्वान थे और इनके पुरोहित के रूप में थे। और मैं आपको बतला रहा हूँ, इनके जो पुत्र थे कृति सिंह देव जो थे, वह कृति सिंह देव आपको बतला देते हैं कि जब यह आपको राजकुमार थे उसी समय आपको 20 वर्ष की उम्र में जब इनके पिताजी पंडित गणपति ठाकुर ज्ञानेश्वर ठाकुर के अंदर में पुरोहित थे, तो विद्यापति ने आपको कृति सिंह देव के बारे में 20 वर्ष की उम्र में कृति लता और कृति पताका नाम की पुस्तक लिखे, जो बहुत ही नाम किया, क्योंकि यह ऐतिहासिक किताब किसी राजा के बारे में इतना बढ़िया से लेखन बहुत कम लोग लिखते थे, तो उसमें इनकी बहुत ही नाम हुआ। कृति लता और कृति पताका जो 20 वर्ष की अवस्था में विद्यापति ने आपको राजकुमार कृति सिंह देव के बारे में लिखे थे। मैं आपको बतला रहा हूँ, कृति सिंह देव जो थे, मिथिला राज्य इस समय विभाजित हुआ और यह एक भाग आप दूसरे भाग में भव सिंह का शासन हो गया और एक भाग में कृति सिंह देव का हो गया। भव सिंह देव जिसको भवेश कहते हैं, यह अविभाजित मिथिला के प्रथम आपको ओइनवार शासक थे, लेकिन बहुत ही अल्पकाल इनका रहा और इनके समय में 2 प्रसिद्ध लोग हुए, एक गोनू झा हुए और दूसरा जो है गंगेश उपाध्याय हो गए। तो गोनू झा के बारे में मैं आगे आपको बतलाऊंगा। गोनू झा आज उन हास्य व्यंग के वह कवि थे और वह कवि भी थे, कहानीकार भी थे। जिस तरह से आप देखते हैं कि अकबर बिरबल का संवाद आप देखते हैं, उसी तरह से गोनू झा की जो हास्य व्यंग उनकी कथा और कहानी होती थी, आज भी लोगों के मानस पटल पर और मुखार बिंदु पर उनकी कहानी याद रहती है।
तो गोनू झा को इन्होंने रखा, और गंगेश उपाध्याय जो थे वह आपको बता रहे हैं नव न्याय दर्शन के प्रणेता थे, प्रख्यात न्यायिक थे, और वह तत्व चिंतामणि पुस्तक भी लिखे हुए थे। तो यह भवसिंह देव बहुत ही छोटा इनका अवधि रहा है, लेकिन गोनू झा और गंगेश उपाध्याय से इनका नाम जो है बहुत ही अधिक हो गया। मैं आपको बतला रहा हूँ, उनके बाद देव सिंह थे जो आयनी और भवग्राम को छोड़कर वागमती नदी के किनारे नदी के किनारे देवकुली और देकुली बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, जहाँ पर आज भी कई मंदिर हैं और बहुत ही पूजनीय और दर्शनीय स्थान है। आपको बता रहे हैं देवकुली और देकुली में इन्होंने राजधानी स्थापित किया था। विद्यापति इन्हीं के समय में भू परिक्रमा पुस्तक लिखे थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई आपको देव सिंह के समय में। यह भू परिक्रमा विद्यापति द्वारा लिखी गई है। मैं उसके बाद देव सिंह के बाद जो हैं शिव सिंह देव हुए, जिनकी आपको एक और नाम था रूप नारायण। आप यह जान रहे हैं शिव सिंह देव इस जितने भी माने राजवंश हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध हुए शिव सिंह देव। और शिव सिंह देव आपको बता देते हैं कि इनका जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह की सेना का जो नेतृत्व गयास बेगम कर रहे थे, वह मिथिला पर चढ़ाई कर दिए। मिथिला पर चढ़ाई कर देने के बाद राजा शिव सिंह ने अपने परिवारजनों को विद्यापति जो उनके मित्र भी थे, और विद्यापति उनके आपको राज पंडित राज पुरोहित के रूप में भी थे और एक सलाहकार भी थे। तो वह उनके साथ अपनी पत्नी और अपने परिवार को नेपाल राज बनौती के राजा पूरादित्य के संरक्षण में भेज दिया, और वे वीरता पूर्वक अपनी पराक्रम से लड़े। लेकिन उस लड़ाई में उनका अता पता नहीं चल सका क्या हुआ। उनकी पत्नी जो विद्यापति के आपको सहयोग से शासन चलाया, और वह शासन जो वह शासन काल में 12 वर्ष तक वह चलाई, लेकिन 12 वर्ष के बाद जब पति उनके नहीं लौटे तो वह सती हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ शिव सिंह देव के समय विद्यापति अपनी लेखनी को बहुत अधिक तीव्र की और कई पुस्तकों की रचना किए, और इस के कारण आपको बता देते हैं शिव सिंह देव ने बिस्फी ग्राम जो जहां विद्यापति का जन्म स्थल है, वह गांव उनको दान में दे दिया गया। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको यह जो विद्यापति हैं, विद्यापति को सबसे अधिक आपको संवर्धन करने वाले और सबसे ज़्यादा संरक्षण देने वाले, सबसे अधिक सहयोग करने वाले शिव सिंह देव हैं। जो राजा आपको बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वानों का संरक्षण देता है, वह केवल और केवल उस विद्वान के संरक्षण से वह विद्वान ही नहीं जाना जाता है, बल्कि वह खुद को पूरे इतिहास में अमर कर देता है। तो मैं आपको बतला रहा हूँ शिव सिंह देव जो उनकी अमरता है, आज भी हम लोग शिव सिंह देव के बारे में जानते हैं। वह उसमें बहुत बड़ा आपका योगदान है विद्यापति। मैं आपको बतला रहा हूँ इनकी जो पत्नी है लक्ष्मा रानी जो है, मैं आपको बतलाया हूँ कि कविवर विद्यापति के सहयोग से 12 साल इन्होंने शासन चलाई, लेकिन उसके बाद यह सती हो गई। इसके बाद लक्ष्मा रानी के भाई पद्म सिंह थे, वह शासन को चलाए और वह अपना जो राजधानी थे वह
पद्म जगह में स्थापित किया। वह पद्म जगह जो है राजनगर के निकट ही अवस्थित है। मैं उनके बाद पद्म सिंह भी बहुत कम दिन उनका शासनकाल रहा, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी जो है रानी विश्वास देवी शासन करने लगी, और रानी विश्वास देवी की राजधानी जो है विसौली स्थापित कर दिया गया। और उसके बाद जो है आपको मैं बतला रहा हूँ, हरि सिंह देव हुए। और हरि सिंह देव जो हैं आपको बतला रहे हैं देव सिंह के छोटे भाई और शिव सिंह के चाचा देव सिंह, जो आपको मैं बतला रहा हूँ, यही देव सिंह जो हैं जो देवकुली और देकुली में अपनी राजधानी स्थापित किए थे। उन्हीं के यह छोटे भाई थे। और शिव सिंह देव जो थे, ठीक है ना, वह उनके चाचा थे हरि सिंह देव, उन्होंने शासन किया। मैं आपको आगे बतलाना चाह रहा हूँ कि इसके बाद जो आए नरसिंह देव आए, उसके बाद धीर सिंह आए। इनके तदुपरांत भाई भैरव सिंह राजा हुआ। धीर सिंह के भाई भैरव सिंह थे, जिनका उपनाम रूप नारायण था, बाद में हरि नारायण रख दिया गया, क्योंकि रूप नारायण को आपको मैंने बताया था कि शिव सिंह का नाम रूप नारायण है, इसलिए उन्होंने फिर उसका नाम हरि नारायण रख दिया गया। यह धीर सिंह के समय, भैरव सिंह धीर सिंह के समय भी यह आपको उपशासक के रूप में कार्य करते रहे। और इनकी राजधानी जो है बरुआर, जो बछौर परगना जिला मधुबनी में स्थापित किया। मैं आपको आगे आ रहा हूँ रामभद्र सिंह, जिनकी राजधानी रामभद्रपुर था। और शिव सिंह की राजधानी जो थी उसे 2 मील पूर्व अवस्थित था। उसके बाद लक्ष्मी नारायण देव हुए, जो आपको 1526 तक शासन किए। तो आप देख रहे हैं कि 1324 से लेकर के 1526 1526 तक यह कंटिन्यूड रहे हैं। मिडाइवल पीरियड के यह परम आपको शक्तिमान परम विशिष्ट विद्वान के संरक्षक दाता के रूप में ओइनवार शासन, जिसको सुगौना वंश भी कहा जाता है, मैथिल ब्राह्मण राजवंश भी कहा जाता है। मैं आपको आ रहा हूँ इनका स्थापत्य में क्या योगदान रहा। तो दरभंगा में एक किला का निर्माण किया गया, किनके द्वारा? राजा शिव सिंह देव के द्वारा। और वही राजा शिव सिंह देव जो आपको जिन्होंने आपको ये सबसे बड़े ज्ञानी मिथिला के परम ज्ञानी विद्यापति को मित्र और सहयोगी मानते थे, अपने राज पुरोहित और राज पंडित और मंत्री के रूप में रखते थे। तो वही दरभंगा में किला का निर्माण किया, जो किला घाट आज भी कहलाता है। भवग्राम वर्तमान में मधुबनी जिला, जो राजा भव सिंह देव भवेश के द्वारा स्थापित किया गया था। रजोखर पोखर आज भी बहुत बड़ा है, अब बड़ा ही मनोरम छटा प्रस्तुत करता है। वह बरुआर ग्राम मधुबनी जिला में वह अवस्थित है। आज भी वहाँ के पशु पक्षी आकर करके वहाँ पर पानी पीते हैं। वैसे वह धार्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके बनाया गया था। आज वह कृषि से लेकर के और बहुत सारे जीव जंतुओं को पानी को उपलब्ध कराता है। वह है रजोखर पोखर, बरुआर ग्राम, मधुबनी जिला। नेक्स्ट है विष्णु मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो बरुआर ग्राम मधुबनी जिला में है। यह दोनों रजोखर पोखर और विष्णु मंदिर जो है राजा भैरव सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। तो स्थापत्य में भी योगदान इनका काफ़ी है। मैं आपका सबसे परम विशिष्ट बातें हैं वह है साहित्यिक योगदान। सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार यह कहना चाहूँगा कि मैथिल संस्कृति और मैथिली भाषा को यह अपने चरमोत्कर्ष
स्थिति में पहुंचाने का इनका परम कर्तव्य के रूप में इन्होंने लिया और इन्होंने तन मन धन से मैथिली भाषा को आगे बढ़ाया, संवर्धन किया। इसमें कर्णाट वंश और आपको ओइनवार वंश का बहुत बड़ा योगदान है। तो यह मैथिली संस्कृति, मैथिली भाषा के उन्नायक और संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। गोनू झा के बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ कि भरवारा ग्राम के थे, ब्लॉक सिंहवारा है, दरभंगा जिला है। मैथिल ब्राह्मण ये थे और यह जो है इनको प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है, रेडी विटेड अंग्रेजी में कहा जाता है। यह मैथिली भाषा में हास्य व्यंग कथाकार के रूप में, जो आपको संस्कृत भाषा में उसको विदूषक कहा जाता है, हास्य जो पैदा कर दे और जो हंसी चारों तरफ बिखेर दे, तो वह विदूषक कहा जाता है। तो विदूषक या विकट कवि के रूप में जाने जाते हैं। और यह हरि सिंह जो देव थे उनके समय में यह हुए थे और उन्होंने, राजा ने काफ़ी इनको समर्थन और संरक्षण दिया था। यह जो हास्य व्यंग का मैं आपको बतलाता हूँ, मुल्ला नसरुद्दीन होजा तुर्की के इन्हीं की तरह थे जो आपको गोनू झा थे। मैं आपको बतला रहा हूँ अकबर बिरबल की आपने बहुत सारे संवाद और प्रत्युत्पन्नमति हाजिर जवाबी जिसको हम कहते हैं वह उनकी थी अकबर बिरबल की। तो बिरबल जो थे अकबर के दरबार में थे, तो यह बिरबल उसी तरह के थे। रामकृष्ण तेनाली राम जो थे विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के संरक्षण में ये थे। और ये भी आपको जिस तरह से गोनू झा विदूषक और विकट कवि के रूप में थे, उसी तरह से आपको यह रामकृष्ण तेनाली राम थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि तेनाली गांव के ये निवासी थे, तो इनका नाम तेनाली राम रख दिया गया। वो इनका पूरा नाम रामकृष्ण तेनाली राम है। मैं आपको बतला रहा हूँ दक्षिण भारत के जो नामकरण होता है उसमें आपको पिता का नाम, आपको गांव का नाम भी जोड़ा जाता है। तो उसमें इनके गांव के नाम से तेनाली गांव के थे, इसलिए रामकृष्ण तेनाली राम इनको पूरा नाम रखा गया। और यह बहुत ही विदूषक के रूप में जाने जाते हैं। मैं एक और नाम आपको बतलाना चाह रहा हूँ, गोपाल भांर, जो बंगाल के राजा कृष्णचंद्र के संरक्षण में काम करते थे। तो वह आपको जिस तरह से गोनू झा थे उसी तरह से मुल्ला नसरुद्दीन होजा तुर्की के थे, बिरबल जो अकबर के दरबार में थे, रामकृष्ण तेनाली राम जो राजा कृष्णदेव राय के समय में थे, और गोपाल भांर जो बंगाल के राजा कृष्णचंद्र के अधीन कार्य करते थे। तो यह उसी तरह के विश्व स्तरीय आपको विदूषक, हंसी लगाने वाले कथाकार, हास्य व्यंग कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। मैं एक और नाम आपको बतला रहा हूँ, गंगेश उपाध्याय। गंगेश उपाध्याय मैं आपको अभी जस्ट बतलाया हूँ कि गंगेश उपाध्याय जो थे राजा भव सिंह के समय गोनू झा और गंगेश उपाध्याय थे। मैं आपको यह जानूँ कि नव न्याय दर्शन के यह प्रणेता थे और यह प्रख्यात न्यायिक थे। इनकी पुस्तक जो तत्व चिंतामणि थी, गौतम ऋषि के एक सूत्र, मात्र एक सूत्र पर इन्होंने काफ़ी 4 खंड में उसका वर्णन की है, 4 अध्याय में, और वह काफ़ी बड़ी पुस्तक है। उसमें उन्होंने लिखी है एक सूत्र को पर ही, गौतम के एक सूत्र पर ही पूरी पुस्तक लिख दिए। इतने बड़े प्रख्यात न्यायिक गंगेश उपाध्याय थे और यह नव न्याय स्कूल की स्थापना किए जो 18वीं शताब्दी तक यह कंटिन्यूड रहा।
तो आप समझ सकते हैं गंगेश उपाध्याय कितने बड़े दार्शनिक थे। मैं और आपको बतला रहा हूँ विद्यापति जो थे वह मैथिल कवि कोकिल थे। इनकी ग्रंथ पुरुष परीक्षा जो संस्कृत में है बहुत ही उत्कृष्ट है। उसमें आपको बतला देते हैं कि पुरुष परीक्षा, आप सोचते होंगे पुरुष मीन्स तो मनुष्य होता है, मेल पर्सन को हम पुरुष कहते हैं। तो यह इसका परीक्षा कैसा, तो इसमें इन्होंने आपको बतलाते हैं कि पुरुष कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें पुरुष कैसा होना चाहिए इसी पर एक कथा के रूप में इतना बढ़िया वर्णन किया है। और इन्होंने अपने ऋषि महर्षि से संवाद करा करके इसमें इन्होंने बहुत अच्छे रूप से मार्मिक दृष्टिकोण से इन्होंने वर्णन किया है कि पुरुष कैसा होना चाहिए। तो पुरुष कैसा होना चाहिए इस पर पूरी उनकी शादी के लिए एक लड़की के लिए कैसा वर जिसको हम पुरुष कहते हैं वो होना चाहिए, उसमें उन्होंने अब उसको बहुत बढ़िया से समझाया है। आज अगर उस तरह से लोग पुरुष का चयन करें, वर का चयन करें, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वह कहते हैं कि सबसे पहले पुरुष वही होगा जो सद्बुद्धि का होगा, पुरुष वही होगा जो विद्वान होगा, जो चिंतनशील होगा। पुरुष तो बहुत हैं जो पूंछ रहित, जिनके पूंछ रहित पुरुष भी हैं, जो जानवर से भी आपको खराब पुरुष हैं इस धरती पर। तो वैसे पुरुष से शादी नहीं करनी चाहिए। और इस पर उन्होंने संस्कृत में बहुत समीचीन और काफ़ी सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। तो वह पुरुष परीक्षा इनकी बहुत अच्छी पुस्तकों में से आती है। वैसे विद्यापति जो थे वह उनका ग्राम बिस्फी था, जो राजा के द्वारा इनको उपाधि के रूप में बिस्फी पूरा ग्राम दे दिया गया था। पिता इनके पंडित गणपति ठाकुर, जिनकी चर्चा मैंने आपको किया है, परदादा देवादित्य ठाकुर थे, सभी विद्वान परंपरा के थे। वैसे ये आपको भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। और आपको बतला देते हैं वैसे ये वैष्णव मत पर और कृष्ण पर भी काफ़ी इन्होंने लिखा है। श्रृंगार कवि थे। और आपको बतला देते हैं ये आपको हिंदी, संस्कृत, मैथिली और अवहट में इन्होंने आपको कई पुस्तकों की रचना की हैं। तो पद्यावली, इनकी हिंदी की पद्यावली काफ़ी आज भी सभी जगह आपको गाया जाता है, लोग गाते रहते हैं। दूसरे हैं कि आपको संस्कृत में तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा है, जिसमें आपको विभाग सार है, भू परिक्रमा है, पुराण संग्रह है, गंगा काव्यावली है, दान आपको वाक्यावली है। उसके बाद गया पतलक है, दुर्गा भक्ति तरंगणी है, गोरक्ष आपको विजय है जो नाटक है, आपको मणि मंजरी है और वर्षकृत है। तो ये सब जो है आपको संस्कृत ग्रंथ है। मैं आपको बतला रहा हूँ मैथिली में पद्यावली है, या मैथिली पद्यावली आज भी घर घर में हर त्यौहार और हर आपको जो भी उपनयन होती है, शादी होता है, मुंडन होता है, उसमें गाए जाने वाले गीत भी बहुत सारे लिखे हैं। अवहट में कृतिलता और कृति पताका जो कृति सिंह के लिए लिखे थे। तो यह इनकी कृति है। और मैं आपको बतला देता हूँ कि यह अनेक राजाओं के संरक्षण में काम की है, जिसमें कृति सिंह, देव सिंह, शिव सिंह देव, पद्म सिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह, इतने आपको राजाओं के
साथ इन्होंने काम किया है। मैं आपको बतला देता हूँ 3 रानियों के सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है, जिसमें आपको शिव सिंह देव की पत्नी लक्ष्मा देवी हैं, आपको पद्म सिंह की पत्नी विश्वास देवी है, और धीरमती देवी के अंदर भी इन्होंने काम किया है। तो यह अमीर खुसरो की तरह कई राजाओं को देखे हैं और सभी राजाओं से इनका बहुत ही अच्छा तालमेल रहा है। मैं आपको आगे बतलाना चाह रहा हूँ, वाचस्पति मिश्र, अभिनय वाचस्पति मिश्र बहुत ही संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान थे। इन्होंने 30 से ऊपर ग्रंथों की रचना की है। तो वह वाचस्पति मिश्र जो भामती लिखे थे वो ये नहीं है। यह वाचस्पति मिश्र जो थे आपको 16वीं शताब्दी 15वीं और 16वीं शताब्दी में यह थे, और इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है। काफ़ी बड़े विद्वान, मिथिला के परम विशिष्ट विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। मैं और भी इनके इस काल के बहुत सारे मूर्धन्य विद्वान थे। शंकर थे, गदाधर थे, अमृतकर थे, अमीयकर थे। तो ये सब जो हैं सो प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका संरक्षण ये लोग दिए थे। मैं आपको एक बार और भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जितने भी राजा हुए ये आपको राजधानी काफ़ी परिवर्तन किए हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो आपको कामेश्वर ठाकुर थे, वह ओयनी जो पूसा रोड में है, वह बैनी गांव भी कहलाता है। कामेश्वर ठाकुर द्वारा स्थापित ये राजधानी थी ओयनी। उसके बाद सुगौना, जो आपको सुगौना वंश के रूप में भी जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध मधुबनी जिला में है, बहुत प्रसिद्ध राजधानी के रूप में जाना जाता है, इसलिए सुगौना वंश के रूप में भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया देवकुली और देकुली जो प्रसिद्ध वहाँ पर कई मंदिर हैं, और यह देव सिंह के समय था। फिर जब आपको शिव सिंह राजा बने, जिनको रूप नारायण भी कहा जाता है, वह गजरथपुर, गजाधरपुर और शिव सिंहपुर नाम से स्थापित किए। एक ही नाम है, एक ही स्थल है, नाम कई नामों से जाना जाता है, जैसे गजरथपुर, गजाधरपुर और शिव सिंहपुर। ये नाम भले ही अलग अलग है लेकिन जगह एक ही है। उसके बाद आपको पद्म सिंह जो इनके साले थे, उन्होंने राजनगर मधुबनी के करीब ले गए, पद्म सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है। विसौली जो पद्म सिंह की रानी थी, रानी विश्वास देवी के द्वारा स्थापित राजधानी थी। बरुआर भैरव सिंह, जिनको रूप नारायण और हरि नारायण के रूप में जाना जाता है, वह बरुआर भी राजधानी थी। रामभद्रपुर जो रामभद्र सिंह देव के द्वारा स्थापित की गई थी। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि इतनी राजधानी आपने देखा है, और इस राजधानी की संख्या 8 है, और इस 8 राजधानी की संख्याओं और 16 राजाओं के 16 राजा और 8 राजधानी, यह लगता है कि इतनी राजधानी मिथिला के क्षेत्रों में स्थापित होने के बावजूद भी यह प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ। पहली बात आती है, लेकिन यह प्रसिद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये लोग मुख्य रूप से साहित्यिक संरक्षण में मुख्य रूप से विश्वास रखे, और गांव की उन्नति और गांव की संस्कृति को और मैथिली भाषा के उत्थान में ही ये लोग अपने आप को न्योछावर कर दिए। ये लोग आज की आधुनिकता में नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा पिछड़ापन रह गया आर्थिक रूप से, और आज की मायावी दुनिया में यह जरूर पीछे हैं। लेकिन इन्होंने जो सांस्कृतिक और साहित्यिक सुगंध फैलाया वह अविस्मरणीय है। जय हिंद, जय भारत।